गया था, हो गया था। लास्ट में आपको एक क्वेश्चन दिया था बेटा, किस पे, लॉरेंस फोर्स पे। ठीक, अगर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में अगर चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो उसमें फोर्स क्या रहेगा। ठीक है, उसका एक्सेलेरेशन वगैरह के लिए आपको क्वेश्चन दिया गया था। कितने लोगों ने कर लिया है, हुआ था कि नहीं जी? कल कहाँ थे? तो रेगुलर रहा करो। ठीक, चलिए, हो गया था बेटा। आगे लिखिए नेक्स्ट। अब ना आगे लिखिए। आपको मुझसे क्या दिया था, उसमें बचा हुआ था बेटा क्या, चार्ज फोर्स हो गया था। मोशन भी आपको बता दिया गया उसके बेस पे। ठीक, नेक्स्ट हेडिंग करिए, इसको कर लीजिए। सोलेनाइड, सोलेनाइड SOLENOID। देखो सोलेनाइड हम लोग बोलते हैं बेटा, सोलेनाइड। ठीक, एक सोलेनाइड होता है बेटा, दूसरा टोराइड होता है। बोला जाता है अगर किसी क्या नॉन कंडक्टिंग किस पे, पाइप पे, अगर हमने वायर को बाइंडिंग कर दिया, क्या कर दिया, वायर्स को बाइंड कर दिया, जैसे स्प्रिंग होता है ना उस टाइप से, तो उस कंडीशन में उसी अरेंजमेंट से क्या कहा जाता है, सोलेनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं उसे, सोलेनाइड कहते हैं। जैसे ये अब एक्चुअल में ठीक हम लोग बना तो ले रहे हैं ऐसे, बट होता क्या है, एक दिखेगा ऐसे, बट डिजाइन तो होता है ना, जो बैक साइड जो होगा वो अपीयर नहीं होता है। अगर आप करोगे, मान लो जो बिहाइंड बैक साइड से जाएगा बेटा वो दिखेगा नहीं आपको। ठीक, लेंथ अगर बेटा एल है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अगर एल है, करंट इसमें से अगर आई फ्लो हो रही है, क्या हो रही है, आई फ्लो हो रही है, तो कैसे तो हमें फील्ड की वैल्यू निकालनी होती है। ठीक है, इसी को टर्म देते हैं सोलेनाइड कह लेते हैं। क्या कह लेंगे, सोलेनाइड कह लेते हैं। ठीक, दिखा दीजिए। ये नीचे से है तो अगर इधर कर दो तो इधर से अगर कर लेते हैं तो ये हो जाएगा हमारा डाउन, इस टाइप में आएगा। मतलब एक साइड से इंटर करेगा, दूसरे साइड से आपका लीव करेगा। याद रखेंगे जिधर करंट आपका, अगर हम लोग किसी करंट कॉइल की वजह से फाइंड करते हैं तो करंट हमारा या तो क्लॉकवाइज होगा या तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक, करंट अगर किसी कॉइल की वजह से आप फील्ड निकालते हैं तो या तो बेटा वो क्लॉकवाइज होगा या क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज करंट इसमें फ्लो करेगी। तो करंट फ्लो करने की वजह से मान लो इसमें आपने क्लॉकवाइज लिया, किसमें लिया, क्लॉकवाइज, इसमें एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो कर रही है किसी कंडक्टर से, इसका बिहेवियर कैसा होगा, एज ए नॉर्थ पोल या एज ए साउथ पोल। अगर क्लॉकवाइज करंट फ्लो हो रहा है तो उसका जो बिहेवियर आपका होगा वो एज ए साउथ पोल होगा बेटा उस एंड से, या एज ए नॉर्थ पोल होगा। हाँ, बिहेवियर कैसा होगा, अगर क्लॉकवाइज करंट अपीयर हो रहा है वहाँ से आप ऑब्जर्व कर रहे हो, उस केस में जो बिहेवियर होता है ऐसे हो जाता है क्या, साउथ पोल। बिहेवियर कैसा होगा, एज ए साउथ पोल। और अगर एंटी क्लॉकवाइज आपको अपीयरेंस है तो उस केस में नॉर्थ पोल। इसका मतलब यहाँ से अगर ये एंटी क्लॉकवाइज फ्लो हो रही करंट यूँ, तो उस केस में ये नॉर्थ पोल जैसे बिहेव करेगा, ये वाला क्या होगा, साउथ पोल की जैसे बिहेव करेगा।
उल्टा क्या लोगे, इधर से एंटी क्लॉकवाइज देखें तो इधर से क्लॉक दिखेगा, तो ये वाला नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला साउथ। मतलब एक टर्मिनल जो होगा एज ए नॉर्थ पोल बिहेव करेगा, दूसरा टर्मिनल होगा वो एज ए साउथ पोल बिहेव करेगा। ठीक, तो अगर आपने एंटी क्लॉकवाइज करंट क्या कराया, फ्लो कराया, तो यहाँ पे क्या होगा बिहेवियर, फिर यहाँ से इमेज आउट होगा, तो ये नॉर्थ पोल जैसे काम करेगा, और ये साउथ। अगर यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज करवा देते हैं तो ये वाला नॉर्थ हो जाता है, दूसरा वाला क्या होता है साउथ। मतलब हमेशा वन एंड नॉर्थ अदर एंड साउथ लाइक बिहेव करेगा। जब भी हम लोग दिखाएंगे तो एक इनका का बिहेवियर हमेशा नॉर्थ जैसे, दूसरे इनका बिहेवियर हमेशा साउथ जैसे होता है। ठीक, तो आप बना लीजिए, बना लीजिए तब बोले। बन गया, लिखिएगा। सोलर ये सिलेंड्रिकल coil of many tightly bound, मतलब पास पास आपके होते बेटा, मेनली टाइटली बाउंड टर्न्स ऑफ insulated wire with generally diameter of the coil is smaller than diameter of the coil। ये diameter जो होता है बेटा, इससे के रिस्पेक्ट में हमारा स्मॉलर diameter of the coil is smaller than length, diameter of the coil is smaller than length, is called solenoid। हो गया, इस कॉल्ड क्या कहलाता है बेटा, सोलेनॉइड कहलाता है। ठीक, नीचे लिखेंगे, हाँ टोटल नंबर ऑफ ट्रांजिशंस है, आगे भी लिखा दिया जाएगा। लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड मतलब उसके आस पास में, अराउंड एंड विद इन द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड अराउंड एंड विद इन द सोलेनॉइड। ठीक, विद इन द क्या लिखा बेटा, सोलेनॉइड। आगे लिखिए, द मैग्नेटिक फील्ड अंडरलाइन कर लेना बेटा। जो पूछा जाता है मैग्नेटिक फील्ड जो इनसाइड सोलेनॉइड होगा वो यूनिफॉर्म होगा या नॉन यूनिफॉर्म होगा। मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड विल बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इनसाइड सोलेनॉइड बेटा वो यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म। उसको अंडरलाइन कर ले, वही पॉइंट यहाँ बनेगा, बाकी जगह का बनता है। ठीक, तो लिख लीजिए, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड, मैग्नेटिक फील्ड विद इन कर लो, मैग्नेटिक फील्ड विद इन द solenoid is uniform and parallel to the axis of solenoid। यूनिफॉर्म आप टिक कर लेना बेटा। ठीक, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक, यूनिफॉर्म एंड पैरेलल टू द क्या हो गया, एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड। मतलब अंदर जो होगा, इसी को हम लोग डॉट स्ट्रक्चर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर ऊपर साइड में नॉर्थ जैसे है तो नीचे वाला क्या होगा, तो यहाँ पे जो फील्ड होता है बेटा ना, जो हमारा क्या होगा फील्ड से इसके अंदर होगा, वो हमारा कैसा रहता है, यूनिफॉर्म रहता है। मतलब हर जगह फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो सेम मानी जाती है। इसके बीच में जो हमारी लाइन्स ऑफ फोर्सेज होंगी, बाहर जाएगा तो ये फिर यहाँ पे क्या हो जाता है, पैरेलल हो जाता है। ठीक, ये कंडीशन जो होती है इसी को हम लोग कह लेते हैं यूनिफॉर्म होता है। कैसा होता है, यूनिफॉर्म होता है। तो इनसाइड जो आपका क्या होगा, सोलेनॉइड जो फील्ड हमारा होगा उसको यूनिफॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वैसे दिखा दीजिए आपने। और बाहर जब आप आउटसाइड लेंगे तो वहाँ जीरो ले लेंगे। ठीक, नियर पॉइंट पे केवल मिलता है, बाहर आप जाएंगे तो क्या होगा, वहाँ पे फिर जीरो होगा। ठीक,
ये जो नीचे वाला बना है उसका मतलब क्या? यही क्वाड, ये जो क्वाड है ना, क्वाड में क्या ले लिया, इधर से मान लो जा रहा है तो अगर एक साइड ना तो दूसरे साइड क्या करेगा वो साउथ जैसे बिहेव करेगा, तो एक साइड इनवर्ड हो जाएगा तो दूसरा साइड क्या हो जाएगा, आउटवर्ड हो जाएगा। जैसे फील्ड एक साइड इंटर करेगी दूसरे साइड क्या होगी, इनवर्ड आउट होगी, उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एक साइड डार्ट से दिखा दो, दूसरे साइड क्या दिखा दो, क्रास से दिखा दो। अरे प्लेन की इनवर्ड और आउटवर्ड पढ़ा था ना, ऐसा सही बना लो यार। जल्दी करिए, पहले बना लीजिए, बन गया है काफी, देखिए हो, देखिए फिर से लिख डाले, कोई नुकसान नहीं रहता है। चलिए तो कंडीशन आपका हो गया, उसी को आप क्या कह लिए बेटा, सोलेनॉइड कह लेते हैं, इसे नोन है इसका सोलेनॉइड। ठीक, अब कंडीशन आती है जो सोलेनॉइड होगा बेटा उसकी वजह से फील्ड जो हमें मिलेगी उसकी वैल्यू कैसे आपका ऑब्टेन करते हैं, तो लिख लीजिएगा, सब पॉइंट कर लो। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड, फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। अगर बेटा किसी पॉइंट पे मान लो ये हमने सोलेनॉइड कंसीडर किया, अब किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू डिटरमाइन करना है, किसी पॉइंट पे अंदर आपको मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या करना है, निकालना है, और लेंथ ऑफ सोलेनॉइड फाइनाइट है, इसे बना ले रहे हैं। जो लेंथ सोलेनॉइड का कैसे है, फाइनाइट लेंथ का है, सपोज दैट एक पॉइंट ये एक्सिस है आपकी, तो पॉइंट आपने पी लिया, इस एंड से मिलाने वाला और इस एंड से मिलाने वाला, इस पॉइंट पी पे जो आपका एंगल सस्टेन कर रहा है, क्या बन रहा है, जो एंगल सस्टेन कर रहा है, मान लो हम लोग सेंटर पॉइंट ना लेकिन कोई अदर पॉइंट लेते हैं, एक साइड से आपने वर्टिकल से अल्फा ले तो दूसरे साइड से कितना बन रहा है, बीटा। ठीक, ये क्या इससे हम लोग एंगल ध्यान रखेंगे, इसकी रेडियल जो आपके सोलेनॉइड की मतलब आर है, और यहाँ से बनने वाला एंगल अल्फा है, इधर से बनने वाला एंगल कितना है, बीटा है। हम यहाँ दिखा देते हैं, इसकी रेडियस की वैल्यू कितनी है आपकी, आर है, पॉइंट आपने पी लिया है, पॉइंट पी पे अगर कोई फाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड है तो मैग्नेटिक फील्ड कितना आपका डेवलप होगा उसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है। ठीक, तो आप मैग्नेटिक फील्ड एट द पॉइंट पी ड्यू टू सोलेनॉइड हैविंग नंबर ऑफ टर्न्स n, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं बेटा, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स n है, और लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड आपने कितना लिया, n, तो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ क्या टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाए तो कितना हो जाएगा बेटा, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपने कैपिटल N है, टोटल लेंथ आपका n है, तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ आप निकालोगे तो स्मॉल n की वैल्यू जो होगी कैपिटल N बाई क्या हो जाएगा, n के बराबर हो जाता है। ठीक, अगर नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ निकालेंगे तो आपका आएगा स्मॉल n की वैल्यू कैपिटल L बाई क्या होगा, L के बराबर होगा, तो यहाँ से निकाल लेते नंबर ऑफ टर्न्स। अब मैग्नेटिक फील्ड अगर पॉइंट P पे आपको डिटरमाइन करनी है, क्या मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो पॉइंट P आपने लिया है एक्सिस पे, अगर उस पर डिटरमाइन करना है तो मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, सोलेनॉइड तो B की जो वैल्यू होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, 2 पाई इंटू ni, 2 पाई इंटू n इंटू i, ब्रैकेट में साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक, ये जनरल फॉर्म है, तो यहाँ से 2 से इसको हम कैंसिल कर सकते हैं कि ये कंडीशन हो गया, अगर इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट बाई 2 n इंटू i, ब्रैकेट में साइन
अल्फा प्लस साइन। ये तो किसी भी है जहाँ पे एंगल जो बना रहा है वो एक साइड से अल्फा है, दूसरे साइड से क्या बना रहा है बेटा, बीटा है। तो उस कंडीशन में म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो गया। ठीक, याद रखेंगे एंगल यहाँ वर्टिकल से ले रहे हैं आप। ठीक, इधर से लेंगे तो उसी को काश ले लेते हैं फिर। ठीक है, तो ये कंडीशन आपका हो गया। अब यही अगर आपका जो फाइनाइट लेंथ के बजाय आप इनफाइनाइट लेंथ ले लीजिए, अब इसी का सा पॉइंट बन जाएगा। अगर आपका इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर हो तो उस केस में जब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर होगा बेटा, ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा होगा, तो अल्फा और बीटा दोनों 90-90 हो जाएंगे। अगर वो सेंटर पे लिया जाए, क्या पॉइंट सेंटर पे हो और इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड हो, तो अल्फा एंड बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, वो था 90। ठीक, वो क्या हो जाएगा 90 होगा, तो 1 कितना हो जाएगा 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली मिल जाएगा म्यू नॉट एन आई के बराबर। यार स्मॉल यार बेटा क्या करना अपन यार है, ध्यान रखेंगे, क्योंकि यही हम लोग गलती करते हैं, फार्मूला तो याद कर लेते हैं म्यू नॉट एन आई, लेकिन एन जो होता है अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न्स रख देंगे तो क्या होगा आंसर, गलत पहला ऑप्शन देंगे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स के बेस पे। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, ये तो हो गया फाइनाइट, सेकंड हो जाएगा फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड एंड पॉइंट is lie at center of solenoid, center कह लो, मिड पॉइंट कह लो, जो भी कह लो। ठीक, सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, सोलेनॉइड कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा, सेंटर पे हमारा पॉइंट लाई करता है, पॉइंट जो लाई कर रहा है वो सेंटर ऑफ सोलेनॉइड पे लाई कर रहा है। तो उस कंडीशन में हम लोग लिखेंगे बेटा बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू कितना डिग्री हो जाएगा 90। सेंटर पे लेंगे तो क्या होगा, अल्फा और बीटा इक्वल होगा, वैल्यू हमारी कितनी आएगी 90-90 आ जाएगी। तो जब 90-90 आएगी तो म्यू नॉट अपॉन 2 एन आई ब्रैकेट में साइन 90 प्लस कितना, तो 1 + 1 2 कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट इनटू, मतलब इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड की वजह से उसके सेंटर में जो हमारा फील्ड होता है उसकी वैल्यू म्यू नॉट इनटू एन आई के क्या होता है, इक्वल होता है। वैल्यू कितने हो जाएंगे, म्यू नॉट एन आई के इक्वल होता है, कब, फॉर इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड। जनरली ज़्यादा केसेस में यही पूछा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा, तो वैल्यू जो होगी म्यू नॉट एन आई के क्या होगा, इक्वल होगी। ठीक, हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे, अभी नहीं बना बेटा, जल्दी करो। इनफाइनाइट लेंथ ऑफ सोलेनॉइड में इसको चाहे फर्स्ट पॉइंट कर लीजिएगा सोलेनॉइड, एक इसको चाहे ये बना लो, पॉइंट इज राइट एट द सेंटर ऑफ सोलेनॉइड, इसको ये बना लो एक बेटा, और बी बना लो, पॉइंट इज राइट एट वन एंड ऑफ द सोलेनॉइड। एक सेंटर पे हो गया, दूसरा किनारे पे हो गया। ठीक, इसका बी बना लो, पॉइंट इज लाई एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड, वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। अगर पॉइंट जो है वो सोलेनॉइड के बेटा वन एंड पे लाई कर रहा है, पॉइंट इज लाई एट वन एंड ऑफ सोलेनॉइड। अगर जो पॉइंट आपको दिया गया है वो सोलेनॉइड का कहाँ पे बेटा, एक किनारे पे है, एक एंड पे है, उस कंडीशन में वैल्यू क्या होगी। ठीक, तो उस केस में अगर इस एंड पे लेंगे बेटा, तो अगर आप यहाँ ले रहे हो तो बीटा 0 अल्फा मिल जाएगा, यहाँ लेंगे अल्फा 0 बीटा मिल जाएगा। तो एक एंड पे करने में एक की वैल्यू 0, दूसरे की वैल्यू 90 हो जाएगी। एक 0 होगा, दूसरा क्या हो जाएगा आपका 90 हो जाएगा। उस कंडीशन में आप दिखाओगे, तो अगर हमने मान लिया अल्फा इक्वल टू 0 एंड बीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री,
आर अल्फा इक्वल टू 90, बीटा इक्वल टू 0, कोई जीरो अब वेट में डिपेंड करके सेंटर से आप सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक। तो यहाँ पे जो वैल्यू आप निकालेंगे तो b बराबर हो जाएगा बेटा b एंड लेते हैं, ये b सेंटर ले लेते हैं, ये b जनरल पॉइंट था और ये b एंड के लिए आप ले लेते हो। जब b एंड के लिए आप फाइंड आउट करेंगे तो उस कंडीशन में कितना आएगा बेटा मेरा अपान टू l इंटू आई साइन 0 प्लस साइन 90, साइन 0 प्लस कितना हो गया बेटा साइन 90, तो ये फैक्टर 0 ये वैल्यू हम से मल्टीप्लाई करेंगे तो b एंड इक्वल टू हो गया म्यू नॉट एन आई अपान कितना इंट पे जो आपका फील्ड होगा वो b म्यू नॉट एन आई अपान 2। रिलेशन आपको एक आधा पूछा गया है, ठीक है। सोलेनॉइड के एंड पे जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी और सोलेनॉइड के सेंटर पे जो फील्ड की इंटेंसिटी होगी बेटा दोनों क्या रिलेशन होता है, क्या संबंध होते हैं, दो गुना उसके इसमें क्या करेंगे, ठीक। इसको बना लिया आपने वाले क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड, वाई क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, वाई क्वेश्चन सेकंड एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड को अगर आप कंपेयर करोगे सेकंड इक्वेशन और इसको थर्ड इक्वेशन को बेटा अगर कंपेयर करते हैं तो उस कंडीशन में कितना होगा बी सेंटर बराबर 2 गुणे बी बी एंड की वैल्यू कह लो बी सेंटर अपान 2, बी सेंटर बाय 2 और उल्टा कह लो बी सेंटर, ये सेंटर 2 गुणे बी सेंटर की जो वैल्यू होगी ये 2 टाइम्स ऑफ बी क्या हो जाएगा एंड होगा। मतलब सोलेनॉइड पे जो फील्ड की वैल्यू होती है फिर सोलेनॉइड के यहाँ पे सेंटर पे जो फील्ड मैग्नेटिक मिलेगा वो एंड पे मिलने वाले फील्ड का 2 टाइम्स होता है, कम इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर की वजह से, ठीक है। हो जाएगा बेटा, नोट करिए जी। अगर सोलेनॉइड की लेंथ आपकी इनफाइनाइट है तो उस कंडीशन में यहाँ से हम लोग दिखा लेते हैं क्या होगा, समझ गए। टोराइड क्या होता है जी, व्हाट इज टोराइड, टोराइड क्या होता है, टोराइड किसे कहेंगे, हाँ इसमें कुछ नहीं करते बेटा, ये सोलेनॉइड है इसको बोल के क्या एक्सल के बना दो उसे क्या एंडलेस, हाँ हाँ तो एंडलेस सोलेनॉइड मतलब उसकी एंडिंग आपकी क्या है, जैसे यहाँ पे है वन एंड अदर एंड है आपको है वहाँ पे क्या होगा उसी को एंडलेस सोलेनॉइड कह लेते हैं। तो जो एंडलेस सोलेनॉइड होता है उसी को टोराइड कम देते हैं, ठीक। एंडलेस सोलेनॉइड इज नोन एज टोराइड, ठीक। जब मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे तो मेथड हमारा आपका यही होगा, इसी तरह से फाइंड करेंगे। तो लिखिएगा हेडिंग करेगा टोराइड, TOROID, TOROID टोराइड। देखिए इट इज ring shaped, it is ring shaped solenoid, it is ring shaped solenoid, ring shaped solenoid, and also called endless solenoid, also called endless solenoid, also called endless सोलेनॉइड। तो उसी को हम लोग एंडलेस सोलेनॉइड भी कहते हैं बेटा, क्या बोलेंगे एंडलेस सोलेनॉइड कहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे जब दिखाते हैं बेटा सोलेनॉइड के टोराइड के अंदर अगर हम लोग किसी पॉइंट पे लेते हैं क्या फील्ड की वैल्यू तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे देख लो, हो गया ना।
इसे कहते हैं इंडलेस सोलेनॉइड। इसी को क्या नाम दिया जाता है? टोरॉइड। और दूसरा नाम देते हैं हम लोग इंडलेस सोलेनॉइड। अगर जो सेंट्रल लाइन इसका है, कौन सा लाइन है? सेंट्रल लाइन है, मतलब इसकी डिस्टेंस आर है। डिस्टेंस सपोज दैट कितना बेटा? आर। सेंटर से डिस्टेंस जो हमारे कितने आर है, तो उस कंडीशन में कैसे आप डिटरमाइन करेंगे? ठीक, बना लीजिए। समझे? देखिएगा, इसे टोरॉइड, इसे टोरॉइड, इसे टोरॉइड हैविंग, इसे टोरॉइड हैविंग n टर्न्स, स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे टोरॉइड हैविंग स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ, इसे टोरॉइड हैविंग स्मॉल n टर्न्स पर यूनिट लेंथ। पर यूनिट लेंथ जो आपका उसमें क्या है? टर्न्स आपको दिए गए वो कितने हैं? n टर्न्स पर यूनिट स्मॉल n रहेगा बेटा, हाँ, पर यूनिट लेंथ। देन मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, सपोज दैट ये पॉइंट बेटा P ले रहे हैं यहाँ पे, ये पॉइंट हमने P लिया है। एट पॉइंट P inside the toroid inside the toroid is given है। देखो फाइनली जो रिलेशन मिलता है बेटा, जैसे सोलेनॉइड का मिलता है वैसे टोरॉइड का भी मिलता है। डिफरेंसेस क्या हो गए? जब यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ लेते थे सोलेनॉइड पे n/l देते थे, यहाँ पे देखिए कैपिटल टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल n है, ठीक है, रेडियस हमारा कितना है? r है। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड आप लिखेंगे पॉइंट P पे, तो म्यू नॉट अपॉन कितना? 4 पाई कितना इंटू 2 पाई आर। जब आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देखो दो तरीके कैसे हम लोग लिखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 2 पाई लिखिएगा। म्यू नॉट अपॉन 2 पाई ब्रैकेट में हो जाएगा 2 पाई क्या? इसकी जो पेरिफेरी होगी सर्कमफेरेंस आप देंगे 2 पाई, ठीक। तो यहाँ पे जब आप सर्कमफेरेंस देंगे तो कितना रेडियस आ गया है, तो 2 पाई आर होता है। तो n कैपिटल N अपॉन 2 पाई आर इंटू कितना? पाई। अब देखो कंडीशन क्या कह रहे हैं हम लोग? कहाँ पे ले रहे थे? दोनों जो वायर कॉयल दिए गए हैं उसको कहाँ पे ले रहे हैं? बीच में ले रहे हैं। दोनों कॉयलों को कहाँ पे ले रहे हैं आप? बीच में ले रहे हैं। तो जब बीच में लेंगे तो उस केस में जो म्यू नॉट इंटू कैपिटल N आई अपॉन 2 पाई क्या लिख रहे हैं आप? आर लिख रहे हैं। और कैपिटल N की जो वैल्यू होगी स्मॉल n इंटू 2 पाई क्या हो जाएगा? स्मॉल r के बराबर हो जाएगा। तब वहाँ से कैंसिल करेगा, ऐसे लिखेगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल N इंटू आई अपॉन कितना? 2 पाई इंटू आर। और ये कैपिटल N की जो वैल्यू, क्योंकि स्मॉल n इक्वल टू होगा बेटा कैपिटल N अपॉन 2 पाई इंटू क्या? आर होगा। अब इससे कैपिटल N की जगह पे आप ले सकते हैं स्मॉल n इंटू कितना? 2 पाई आर। अब यहाँ सब्स्टिट्यूट करो बेटा, तब रिजल्ट बनेगा। तो म्यू नॉट इंटू कितना? n इंटू 2 पाई आर इंटू आई अपॉन कितना है? 2 पाई आर। ये बेटा 2 पाई आर क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। अब फिर वैल्यू मिल गई बी की वैल्यू म्यू नॉट इंटू कितना? जो वहाँ पे लिखा है फाइनल रिजल्ट हमारा यहाँ भी वही मिलेगा, ठीक। तो यहाँ कैपिटल N की वैल्यू हो गई स्मॉल n इंटू 2 पाई आर के इक्वल हो गया, ठीक। तो उसके टर्म में जब हम लोग रिलेट करते हैं तो वैल्यू आपकी वजह से बी कंटिन्यू या ये नंबर आप ध्यान रखेंगे, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, ठीक। n क्या है? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ होगा। तो उसके बेस पे आप यहाँ से डिटरमाइन करेंगे, ठीक। लिख लीजिए, बना लीजिएगा डायग्राम। अभी का क्वेश्चन कर लीजिए तब फिर आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा जल्दी करो बेटा।
इसीलिए तो साइड में खड़ा होना पड़ता है। बीच में खड़े हो जाने में ना आधा इधर दिखता है ना तो इधर दिखता है, तो एक साइड में कहीं शिफ्ट होना पड़ता है। ये पी पॉइंट हाँ। कहाँ पर लिया गया? दोनों के मिड पे, आउटर और इनर रेडियस के सेंटर पे, उससे क्वेश्चन बनता है। यानी परिधि में चाहे जहाँ पर लैंग्वेज नहीं आए। हाँ, लिखिएगा बल्कि परिधि ये तो- में चाहे जहाँ परिधि नहीं, इनर और आउटर जो आपके क्या है उनके बीच रेडियस, में उनके चाहे- बीच में कहीं भी, चाहे जहाँ वही हमने समझा। बट वो सेंटर लिया जाता है दोनों का। जो हम लोग रिलेट करते हैं वो सेंटर पे मिलता है। हाँ, सेंटर पे लिया जाता है। ठीक है, तो जो हम लोग फाइंड आउट करते हैं वो सेंटर के लिए ही निकाला जाता है। ठीक है, तो लिख लीजिएगा। बोले ए टोराइड हैविंग inner and outer radii are 40 centimeter and 50 centimeter respectively, या 40 and 60 कर लो, 40 and 60 centimeter respectively। क्वेश्चन है। हाँ जी, 40 and 60 centimeter respectively लिखिएगा, 40 and 60 centimeter respectively। If total number of turns in the solenoid is in the toroid is 2000, total number of turns in the toroid is 2000, and current flowing through the toroid is 5 ampere, then determine क्या लिखा बेटा? Then determine magnetic field in middle point of the toroid, at middle point of the toroid के मिडिल पॉइंट पे आपका, या मिड पॉइंट पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू डिटरमाइन करनी है। ऐसा कर दीजिए, जो नंबर ऑफ टर्न्स कितना लिखा है बेटा? 2000 कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको आएगा। आप ऐसा कर लीजिए, $2000 लिखा बेटा ना, टोटल टर्न्स कितना लिखा है? 2000 लिख लिया है। चलिए लगा लीजिए, हाँ जी, पक्का इतना आ गया। आपको नेट क्या निकालना है? फील्ड की वैल्यू क्या करनी है? मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि मिड पॉइंट पे टोराइड के। जी 10 के पावर -7 होता है कि 10 के पावर 7 माइनस हो गया। जल्दी करिए।
2 इंटू 10 पावर -5। 4 में 10 का -3। बड़ा बड़ा फ्लैशेटेड आंसर आ रहा है सबके जी। 2 10 to power -5। और इधर चलिए देखते हैं बेटा, पहले तो हमें निकालना पड़ेगा नंबर ऑफ क्या, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, तो यहीं से हम मॉडिफाई कर ले रहे हैं। देखो ऊपर है वो फार्मूला रख लेंगे। हाँ साहब, D इक्वल टू हो गया म्यू नॉट इंटू n इंटू आई अपान 2 पाई इंटू r। r आपको मिड पॉइंट पे लिया गया है, तो r1 r2 40 60, तो r की वैल्यू 50 लेंगे। r की जो वैल्यू लेंगे बेटा ना, वो r1 प्लस r2 अपान क्या लेंगे, 2 लेंगे। r1 प्लस r2 अपान 2। तो एक की वैल्यू आपको 40 दिया है, दूसरी की वैल्यू 60 दिया है, अपान 2 करोगे तो 50 सेंटीमीटर, दैट मीन 0.5 क्या मीटर आप लेंगे। r की वैल्यू 0.5 मीटर लेंगे आप। ठीक, तो कंडीशन होगा म्यू नॉट की वैल्यू होती है बेटा म्यू नॉट अपान 4 पाई वैल्यू 10 टू पावर -7 है, तो म्यू नॉट की वैल्यू हो जाएगी बेटा 4 पाई इंटू 10 टू पावर कितना -7। 4 पाई इंटू 10 टू पावर क्या हो गया -7 हो गया म्यू नॉट की वैल्यू। ठीक, n की वैल्यू टोटल 2000 करंट आपको दिया गया है। करंट कितना है 5 एम्पियर है, इंटू 2 पाई इंटू r की वैल्यू 0.5 मीटर आ गया। देखो ये 2 मुझे 2 टाइम चला गया। अब यहाँ 0.5 से करोगे तो कितनी बार जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। 10, ठीक, इसका 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 0 ये 1 0 ये, तो ये हो गया 4 0 पूरे 10 टू पावर -7। इन जीरो को अगर आप रिमूव कर देंगे तो वैल्यू आएगी कितनी 4 को 10 टू पावर -3 लेबर पर मीटर। आपको 5 से ज़्यादा बेटा जल्दी पड़ेगी ना। चलिए, तो पहले हो गया 4 इंटू 10 पावर -3। कैसा आया लेबर पर मीटर स्क्वायर, जो भी कर लीजिए। ठीक हो जाएगा। टिपिकल आया है क्वेश्चन का। निकाल लीजिए। ये केस आपका हो गया बेटा, एक सोलेनाइड पे चल लीजिए, सोलेनाइड टोराइड पे जो भी हो, समझ गया ना। यहाँ से क्या करेंगे बेटा, इसको पहले ऐसा ना करने लगेंगे कि अलग से पहले नोट कर लीजिए नंबर ऑफ टर्न पाई यूनिट लेंथ, क्योंकि डाटा जब आपको इसमें दिया जाएगा तो ये पाई कट जाता है, तो नंबर ऑफ टर्न के बाद लंबा कैलकुलेशन वहाँ होगा, फिर दोबारा यहाँ मल्टीप्लाई में उसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो उस केस में अगर नंबर ऑफ टोटल टर्न्स दिया गया है तो राइट के केस में तो कभी पहले नंबर ऑफ टर्न्स मत फाइंड आउट करिएगा, वो ऑटोमेटिकली बाकी क्या होगा आपका कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक, लिखिए एक आपके यहाँ नीट 220 का क्वेश्चन है। लिखिए ए लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, ए लॉन्ग सोलेनाइड, ए लॉन्ग, हाँ क्वेश्चन है बेटा, ए लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ, ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टन्स, having 100 tons, having 100 tons carries a current of 2.5 ampere, carries a current of 2.5 ampere. Okay, the magnetic field at the center of solenoid, the magnetic field at the center of solenoid is
तो सबसे टोराइड पे ही है, दो अलग अलग रेडियाई वाले हैं उनके। क्या वो पूछा है उससे? अच्छा किस कोई तरह? खत्म हो गया? जी सर, अभी पता नहीं चला क्या सबको ख़त्म हो गया यार। सर ये एंगल में थीटा उटा नहीं कुछ ये होगा। थीटा उटा नहीं दिया उसका मैं 5/10 कहानी इतना ही दिया गया था भैया। नाम दिया लांग का मतलब क्या लेंगे? इनफाइनाइट। लांग का मतलब इनफाइनाइट हो गया। आ गया जी, कितना है बेटा? 2π×10⁻⁻5 और लोग का 2π×10⁻⁻5। 5 वैल्यू भेज दे बेटा। ऑप्शन सिस्टम में दिया भैया, देख लीजिए। अब फिलहाल जो रखेंगे ना, डाटा जो रखेंगे फाइनल, वो डिसाइड करेगा कौन? ऑप्शन में कैसा है, न्यूमेरिकल डाटा दिया है, पाई के टर्म में दिया है, जो भी दिया रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको पाई के टर्म में है वैल्यू है, वैल्यू दिया गया बेटा। देखो है क्या, बोला क्या जाता है? टोराइड है, क्या है आपका? सोलेनाइड है। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए गए, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स दिया है ना, ठीक। और क्या लेंथ आपको दी गई है, क्वेश्चन बोलेगा टोटल टर्न कितना है? 100 100 टन। लेंथ 50 सेंटीमीटर या 0.5 मीटर। 0.5 मीटर हो गया। कितना हो गया? 0.5 मीटर। और लॉन्ग सोलेनाइड आप लेते हैं तो उससे हम लोग क्या ले लेंगे? ऐसे इनफाइनाइट लेंथ ले लेते हैं, ठीक। और इनफाइनाइट लेंथ के लिए हम लोग ने फार्मूला क्या पढ़ा था? D = म्यू नॉट ni के बराबर होता है। d की वैल्यू जो होता है म्यू नॉट ni क्या हो जाएगा आपका? इक्वल हो जाएगा। और म्यू नॉट की वैल्यू हमने पढ़ा कितना? 4π×10⁻⁻7 होता है। n की वैल्यू आपकी निकालेंगे तो 100/0 कितना? 5। करंट 2.5, ठीक। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे, ये 5 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम जाएगा तो 0.5 1.5 देते क्या हो गया? 5। हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या क्या हो गया? 500 5×10⁻⁷ ये 3 0 हटा दो, 2 × 3.1 4 × 10⁻⁻4 ये मल्टीप्लाई करो 6.28 × 10 कितना? -4 चला जाएगा मीटर स्क्वायर करके आप ले लीजिए, ठीक है। तो वैल्यू आपके यहाँ से मिल जाएगा। फिलहाल यहाँ पे पाई के टर्म में नहीं दिया है, डाटा दिया है, ठीक। कर लेंगे। तो ये केस आपका होता है बेटा, यहाँ से हम लोग रिप्रेजेंट कर लेते हैं कि कितना आपका होगा, क्या कोई टोराइड है या सोलेनाइड है, उसकी वजह से फील्ड की वैल्यू कितनी होगी, उसके बेस पर आपका डिटर्मिनेशन हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट आप रीडिंग कर लीजिएगा। आपने देखा होगा बेटा, आपके घरों में पहले केबल सिस्टम हो जा रहा था, पहले ओपन वायर के पोल पे ओपन वायर लगा था, ठीक है। पहले कोई जो वायर होता था पोलों पे कैसा होता था? ओपन वायर होता था। तो गर्मियों के टाइम पे अक्सर वायर दो क्या कर जाते हैं? टच कर जाते हैं, उस पर आर्किंग होकर मेल्ट करके गिर जाता है, ठीक। ऐसे पार्ट हमारे हिंदुस्तान में बहुत होते हैं ना, ठीक। पता लगा साहब कल जुड़वाए थे और फिर से अगले दिन टूट गया, ठीक, लटक के टूट गया है ना। तो रीज़न क्या होता है कि जो पोल आपके शहर में जैसे आउटर में जब रहता है तो
तो उनके वायरों को हॉरिजॉन्टली रखे जाते हैं, इस तरह से देखो वहाँ से बैंड बना के लगाया जाता है। बट अब शहर में तो स्पेस तो मिलती नहीं है, तो वर्टिकली रखे जाते हैं। वायर क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर अरेंज्ड रहते हैं। उस केस में क्या होता है कि अगर बीच में दो पोल के बीच में जैसे वायर आपका है, मान लो एक पोल यहाँ है, दूसरा पोल यहाँ है, तो यहाँ से वायर जो आपके होते हैं, बहुत सारे वायर एक दूसरे से इस तरह से क्या होते हैं, अटैच होते हैं। ठीक, अब ये वायर आपने लगा रखा है। ठीक, अब ये वायर अगर टाइटली फिटेड है खम्भा टूट जाएगा तो ठीक है, नहीं खम्भा नहीं टूट रहा है, ठीक, टाइटली फिटेड है तो ठीक है। बट कंडीशन क्या होता है, गर्मियों में दो कारण होते हैं। एक तो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर की वैल्यू बेटा बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर का जो टेम्परेचर होता है वातावरण का क्या कहेंगे, बढ़ जाता है। ठीक है, और जब बढ़ेगा क्योंकि ये मेटेरियल मटेरियल से बना हुआ है तो क्या होगा, आपने क्या थर्मल क्या इफेक्ट पड़ा होगा मेटल में, लेंथ में क्या हो जाता है, कोई चीज़ है मटेरियल है, अगर आपको हीट करेंगे तो उसकी लंबाई क्या होती है, बढ़ती थी, बढ़ जाती है। तो अभी लंबाई जल्दी बढ़ जाती होगी, नहीं बढ़ती होगी, क्यों भाई, हम लोग भी ना बढ़ जानी चाहिए ना, ऐसा होता है क्या? हम लोग बैठ हाँ अब मैटर नहीं हो चलो ठीक है। तो उस केस में क्या होता है, लेकिन एक चीज़ आप ऑब्जर्व करते होंगे ना, जब ग्रोइंग एज में हम होते हैं ना, तो ठंडे के बाद गर्मी शुरू होती है ना, ग्रोथ रेट बढ़ जाती है। ठीक है, मम्मी से पूछना कि ठंडी में ज़्यादा बढ़ते, गर्मी में ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक, हाँ उतनी बढ़ी थी, सब सवाल रेट प्रॉब्लम नहीं बढ़ा। ठीक है, जनरल में क्या होता है, जब ठंडा खत्म होता है ना, गर्मी स्टार्ट होती है, तो बच्चों की ग्रोथ जो होती है, जब ग्रोइंग एज में आप थोड़ी बड़े होगी, अब तो आप 80 साल तक ऐसे रहोगी, है ना। ठीक, अब जो बढ़ना था वो बढ़ चुकी है। तो उस केस में क्या होता है, जब ग्रोइंग एज में होते हैं तो ठंडा के बाद जब गर्मी स्टार्ट होती है तो ग्रोथ रेट बढ़ जाता है। ठीक है, तो फिर हम लोग छोड़ो, अभी हम लोग अपना ग्रोथ रेट यहाँ देखते हैं। तो इस केस में क्या होगा बेटा कि गर्मियों के टाइम पे वायर क्या करेगा, क्योंकि मेटल का बना है तो क्या करेगा, एक्सपेंशन होगा, एक्सपेंशन होने की वजह से लूज हो जाता है। ठीक, क्या होगा, लूज हो जाएगा। दूसरी चीज़ आपकी होती है, क्योंकि गर्मियों के टाइम पे क्या इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन भी बढ़ जाता है, जैसे ठंडा के टाइम पे। ठीक है, तो क्या आपका ना कूलर चल रहा, ना AC चल रहा, ना क्या आपका बहुत सारी चीज़ें इंस्ट्रूमेंट हैं, फ़ैन वगैरह आप नहीं यूज़ करते हो। बट गर्मी के टाइम पे क्या, अगर भाई AC नहीं हमारे घर में तो फ़ैन तो चलता ही चलता है। ठीक है, कोई AC नहीं, कूलर तो चल ही रहा है, बाकी इंस्ट्रूमेंट तो चल रहे हैं, तो कंजप्शन क्या होता है गर्मियों में, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है तो जब जितना ज़्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा, उतना ही हीटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो उसकी वजह से भी वायर में हीटिंग क्या होता है, बढ़ जाता है। और बढ़ने की वजह से अगर ये बहुत टाइटली फिटेड नहीं है बेटा, ये जब लूज होते हैं ना, तो दो अगर पैरेलल वायर एक दूसरे के पैरेलल एक डायरेक्शन में करंट फ्लो करते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दो पैरेलल वायरों के बीच में अगर दो पैरेलल वायर हैं, दोनों में करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है, तो दोनों के बीच में क्या होता है, अट्रैक्शन फोर्स लगता है। उस अट्रैक्शन फोर्स की वजह से एक दूसरे के टच में आ जाते हैं, और जैसे टच में आए स्पार्किंग हुई, और अगर बाय द वे लूप सेपरेट हो गया तो ठीक है, अदरवाइज कुछ इंस्टेंट के लिए अगर आपका क्या स्पार्किंग होती रही तो फिर नीचे आ जाता है। ठीक, तो कंडीशन इसीलिए गर्मियों के टाइम पे क्या होता है, फाल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। इसीलिए आप देखते होंगे गर्मी के टाइम पे इंटीरियर की सप्लाई बंद कर दी जाती है, कहते हैं आग लग जाता है, खेतों में आग लगती रहती है। ठीक है, तो उसका रीज़न यही होता है कि वायर लूज हुआ, हवा चला, अब हवा चला, टच हुआ, स्पार्किंग हुई तो कहाँ गया, नीचे गेहूँ के फसल सूखे हुए है ही हैं, उतना जलाने के लिए बहुत सफिशिएंट होता है। ठीक, तो इसीलिए आए दिन क्या होता है, गर्मियों में आग लगा करके जहाँ पे आपका क्या होता है, वायर ऊपर से गया होता है। ठीक, तो ये कंडीशन आपका होता है। फिर आप हमें वही पढ़ना है बेटा कि दो अगर पैरेलल वायर है, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंडक्शन क्या होगा, मैग्नेटिक फोर्स कैसे रखता है, क्यों रखता है। एम्पियर की परिभाषा है सारी। हाँ साहब, इसी के बेस पे एम्पियर का डेफिनेशन भी हम लोग देते हैं। तो देखिए अगर दो वायर हैं, पैरेलल कैसे हैं बेटा, वायर है, सपोज डिस्टेंस हमारा करंट दोनों में सेम डायरेक्शन में फ्लो होता है। दोनों वायरों में करंट का जो डायरेक्शन है फ्लो का ना, वो कैसा है बेटा, सेम है। अगर सेम डायरेक्शन में दोनों में करंट आपका फ्लो कर रहा है, तो जब फ्लो करेगा तो उस कंडीशन में यहाँ पे देखो, मान लो इसमें I1 है बेटा, इसमें I2 है, ये फर्स्ट वायर ले लेते हैं, देखते सेकेंड वायर ले लेते हैं, PQRS कर रहे हैं, ABCD कर रहे हैं, क्या कहते हैं, PQRS ले लेंगे, फिर भी बीच में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाएंगे, समझ में होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो उस कंडीशन में PQRS वायर है बेटा,
दो वायर आपको लिए गए, पीसी में डाले। कंडीशन क्या हो रहा है, जब करंट इसमें फ्लो हो रही है इसकी वजह से अपने सराउंडिंग में फील्ड डेवलप करेगा। हर करंट, हर वायर बेटा अपने सराउंडिंग में क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप करता है। और जितना ज़्यादा वोल्टेज आपका रहेगा, फील्ड इंटेंसिटी यानी करंट ज़्यादा रहेगा तो फील्ड उतना ही ज़्यादा आपका डेवलप होता है। इसलिए आप देखते होंगे जो बड़े पोल से आपके वहाँ क्या करंट सप्लाई होती है, जैसे हम लोग पहले के छोटे जब रहते थे तो बोलते थे मिर्ज़ापुर वाली लाइट है, ठीक, क्योंकि उसमें हाँ टांडा वाली हो गई, तो अब बदल रहा है, अब कहीं पता भूटान वाली हो गई। तो अलग अलग जगहों से क्या हुआ, प्रोडक्शन पहले ज़माने में हम लोग जब छोटे थे तो मिर्ज़ापुर से सप्लाई हुआ करती थी, ठीक। प्रोडक्शन जो अपने यहाँ आया था मिर्ज़ापुर की सप्लाई होती थी, ठीक है। इस टाइम टांडा से भी आता, भूटान से भी आता, अलग अलग जगहों सब जहाँ से लेते हों, ठीक। हाँ आपके यहाँ टांडा वाला आता है, ठीक। तो उस केस में क्या होता है, सप्लाई हमारी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आपकी क्या होती है, ट्रांसमिट की जाती है। आप उस वायर के नीचे अगर खड़े होइए तो देखिए वाइब्रेशन की साउंड सुनाई पड़ती है, ठीक है। तो वो जो होता है वो ड्यू टू मैग्नेटाइजेशन की वजह से ही होता है, ठीक। तो यहाँ पे जो आप देखेंगे बेटा ना, I1 है और दूसरा क्या है, I2, ये अपने सराउंडिंग में फील्ड डेवलप करेगा। इसकी वजह से देखो फील्ड की डायरेक्शन राइट हैंड पाम रूल से आपको बोला गया था, जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसको हम लोग किससे फाइंड आउट करते हैं, राइट हैंड पाम रूल से डिटरमाइन किया जाता है। तो जब राइट हैंड पाम रूल से डिटरमाइन करेंगे तो ये मिलेगा हमको करंट की डायरेक्शन में, फिंगर्स को पॉइंट की डायरेक्शन में, जो पुशिंग साइड मतलब धक्का देने की दिशा कहते हैं, पुशिंग साइड आप पाम होगा वो मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पे इसकी वजह से फील्ड हमारा अंदर की तरफ होगा, समझ लीजिए, अब लिख लीजिएगा, कल आपने लिख लाइएगा। यहाँ पे ये हो गया इनवर्ट, मान लो इसकी वजह से फील्ड हमारा यहाँ डेवलप हो रहा है बेटा V1, करंट आएगा की वजह से, यहाँ पे फील्ड हमने V1 ले लिया, ठीक। इस वायर की वजह से यहाँ पे अगर पॉइंट लेंगे तो देखो करंट कहाँ है, अपवर्ड, पॉइंट हमारा इधर है, तो हमारा पुशिंग साइड कहाँ आ रहा है, आउटवर्ड, मतलब इस वाले वायर पे जो फील्ड डेवलप होगा वो आउटवर्ड होगा, ठीक। राइट वाले पे इनवर्ड होगा, लेफ्ट वाले पे आउटवर्ड होगा। करंट के दोनों की डायरेक्शन अगर उल्टा कर देंगे तो डायरेक्शन फील्ड का भी क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा। अब देखो फोर्स की बात हम लोग करते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था बायो सावर्ट लॉ फील्ड निकालने के लिए, और फिर पढ़ा था हम लोगों ने क्या, किसी कंडक्टिंग वायर पे फोर्स के लिए इक्वल टू BIL साइन थीटा पढ़ा था ना। तो यहाँ पे ले लेंगे बेटा, जो फोर्स के लिए अगर आप डिटरमाइन करोगे, देखो FBI, ठीक। तो यहाँ पे फील्ड किधर है, फील्ड की डायरेक्शन आउटवर्ड है, करंट किधर है, अपवर्ड है। तो अगर हम लोग दिखाएंगे देखो ऐसे, फील्ड आपकी तरफ, करंट कहाँ, ऊपर की तरफ, तो क्या हो गया फोर्स, तो राइट वर्ड हो गया। तो यहाँ पे जब फोर्स की डायरेक्शन होगी ये राइट वर्ड हो गई, मान लो इसको F1 ले लीजिए, 4 मैग्नीट्यूड में सेम मिलेगा। इस वाले पे निकालेंगे, ठीक, FBI, देखो फील्ड अंदर है, करंट ऊपर की तरफ है, तो फोर्स किधर रहेगा, लेफ्ट वर्ड, F2 ले लीजिए, ठीक। अब कंडीशन क्या होगा, कंडीशन जो होगा हम लोग लिखते थे F की वैल्यू जो होती थी वो BIL साइन थीटा के बराबर। थीटा यहाँ बेटा फील्ड और करंट वेक्टर के बीच में जो है वो 90 डिग्री है। भाई फील्ड अंदर है या तो बाहर है, और करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो दोनों से एंगल कितना बना है, 90 डिग्री बना है। तो अगर हम लोग को फोर्स निकालना है, क्या निकालना है बेटा, फोर्स की वैल्यू निकालनी है, तो फोर्स की वैल्यू जो हम लोग निकालेंगे तो F की वैल्यू B × I × L, L टोटल लेंथ अगर आप ले रहे हो, अगर लेंथ टोटल L ले रहे हैं तो BIL के बराबर हो जाएगा। और वही हम लोग निकालते जो है फोर्स पर यूनिट लेंथ निकाला जाता है, क्या फाइंड किया जाता है, फोर्स पर यूनिट लेंथ। हिंदी में कहते हैं बेटा एकांक लंबाई पे रखने वाला बल, ठीक। तो आप लोग कहाँ से किए हो, अच्छा ये तो बीच में फिर कहाँ गायब हो गए थे, लालगंज से आके, तो एक ही दिन तो बहुत है बेटा, एग्जाम के दिन आओ, आगे साल भर आओ, क्या दिक्कत है। अच्छा तो कहीं कोई साथ ही नहीं मिला है, तो 2-4 को और पकड़ लो, तो कम से कम एक आध बीमार होगी तो बाकी 2-3 तो ठीक रहेंगे, है ना। चलो देखो, इसीलिए कहते हैं ना हम ग्रुप में होना चाहिए, ठीक है। भले कुछ ना करें सपोर्ट, लेकिन साथ में रहेगा ना तो पड़ोसी देखेंगे 4 लोग साथ में। नेता लोग क्या करते हैं, आपको 50 तो पीछे पीछे लगाए रहते हैं, ठीक। सामने वाला देखो ये 50 लोग हैं, अगर कुछ बोलेंगे तो पंगा हो जाएगा, ठीक। तो इसलिए हैं मन से कोई साथ रहता है, अरे साथ हैं, अब आप लोग खड़े हो यहाँ पे, हम लोग हैं क्लास में, किसी की हिम्मत होगी 2-4 लोग आके यहाँ पे कुछ कर लें, ठीक। वो नहीं कर सकता क्योंकि हमारे बारे में नहीं जानता हम लोग कितना इंटरेक्ट हैं, ठीक। अगर हम लोग 10 के साथ में जा रहे हैं तो किसी एक दो की हिम्मत नहीं होगी कि क्या करें वो पंगा ले, ठीक। भले से हम आपस में ही लड़ रहे हों, लेकिन सामने लड़े नहीं है तो हम लोग। गांव में क्या होता है, घर में देखो, अगर अपने घर में भले से बहस होती रहे, पड़ोसी बोल देता तो सब इकट्ठे हो जाते हैं, और ऐसी कंडीशन एक गांव वाले दूसरे गांव वाले बोल दिया तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाता है, भले आपस में रोज युद्ध होता है, ठीक। हाँ
तो ये कंडीशन हमारी हिंदुस्तान की क्या होती है उल्टी, इसीलिए कहते हैं ना जब हमारे देश की बात आती है तो कुछ भी हो तो ठीक है, तो वो चीज़ें होती हैं। चलो देखो ध्यान यहाँ देखो F1 है बेटा F2 है, यहाँ पे जब करेंगे तो इसकी वजह से यहाँ फील्ड डेवलप हुआ, इसकी वजह से यहाँ पे फील्ड डेवलप हुआ। तो जो फील्ड डेवलप होगा अगर हम लोग B1 की वैल्यू निकालते हैं, B का तो क्या होता है बेटा, B की वैल्यू क्या होती है म्यू नॉट, अरे भाई पढ़ा था ना बायो सावर्ट लॉ, क्या पढ़ा था, B इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन क्या लिखते थे आर स्क्वायर। तो डीएल की जगह हम लोग एल ले रहे हैं यार, ठीक है। साइन थीटा वैल्यू साइन 90 हो गया तो आएगा क्या म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई इंटू एल अपॉन क्या हो गया आर स्क्वायर हो गया। ऐसे दूसरे वाले के वजह से निकालेंगे तो दोनों की वजह से नेट फील्ड कितना मैग्नीट्यूड, ठीक है। जब हम लोग फोर्स निकालेंगे तो क्योंकि जब फोर्स निकालेंगे ठीक F1 है B2 निकालेंगे, F1 की वैल्यू जब निकालोगे तो ये लिखेंगे F1 की वैल्यू इस पे लगने वाला फील्ड कितना होगा B2, इस पे लगने वाला फील्ड क्या होगा B1 होगा। तो दोनों का जो प्रोडक्ट होगा ना, जब इस पे B2 लेंगे तो करंट I1 ले लेंगे, यहाँ पे B1 लेंगे तो करंट I2 ले लेंगे, तो दोनों का प्रोडक्ट जो आता है बेटा क्या आएगा सेम मिलता है। दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है आपका सेम मिलता है। तो अगर आप नेट फोर्स की बात हम लोग करते हैं टोटल लेंथ एल पे, तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 इंटू I2 अपॉन, अगर दोनों का सेपरेशन आपने R लिया है ए ले लो, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 I2 पाई क्या हो गया R इंटू एल के बराबर होगा। तो फोर्स जब लिखते हैं F1 और F2 मैग्नीट्यूड में कैसे होंगे बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई टू I1 इंटू I2 अपॉन क्या R इंटू एल। अगर लेंथ हमने कितना लिया बेटा एल लिया है, तो फोर्स पर यूनिट लेंथ जब निकालेंगे यही हो जाता है F बाई एल की वैल्यू आएगी बेटा म्यू नॉट अपॉन कितना 4 पाई टू I1 I2 बाई, ये I2 है बेटा, I1 I2 बाई क्या हो जाता है R के बराबर हो जाता है, ठीक। अब थोड़ा सा आप डिस्क्राइब करके घर से लिख के लाइएगा, अगर नहीं आएगा तो कल बता देंगे फिर, और ठीक है इतना कर डालिए। ये पर यूनिट लेंथ पे लगने वाला फोर्स है, ठीक, फोर्स पर यूनिट लेंथ, ठीक। अगर दोनों कैसे होंगे सेम डायरेक्शन में करंट होगा तो अट्रैक्ट करेगा, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो अट्रैक्ट करेगा, बीच में कन्वर्ट हो जाएगा, इसीलिए स्पार्किंग होती है। और अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट है, देखिए इधर से आ रहा दूसरा इधर से जा रहा, तो उस कंडीशन में इसका क्या होगा इफेक्ट, दोनों डाइवर्ट करेंगे, यानी कि अगर दोनों के करंट अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं तो डाइवर्जन होगा, दूर हो जाएंगे, ठीक। और सेम डायरेक्शन में होगा तो अट्रैक्ट होंगे। इतना कर लीजिए फिर कब तक बातें बताएं। लोग